नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वजीर सिंह डिग्री कॉलेज को पीजी कॉलेज में स्तरोन्नत करने की घोषणा। फतेहपुर में स्थापित होगा शहीद स्मारक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने देने की धमकी भरा ऑडियो जारी करने से जुड़े मामले में पुलिस के साइबर सेल ने खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ की एफआईआर दर्ज। शिमला जिला परिषद की बैठक में सत्यानंद स्टोक्स को पद्मश्री देने की उठी मांग। सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने वीसी कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। शिमला में बारिश का कहर। रुल्दू भट्टा में कच्चे मकान का हिस्सा ढहा। हादसे में 9 वर्षीय बच्ची घायल। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ रुपए की लागत की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में शहीद स्मारक के निर्माण, फतेहपुर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने, फतेहपुर में प्रेस क्लब के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रे को 24 घंटे सेवा उपलब्ध करवाने वाला स्वास्थ्य संस्थान बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के 43 करोड़ रुपए की लागत की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। फतेहपुर स्थित वजीर राम सिंह स्टेडियम में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने रे में उप तहसील खोलने, उच्च पाठशाला बरोड को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, नगोह और कुंदल खड्ड के तटीयकरण, 10 लाख रुपए की लागत से गुरु रविदास मंदिर परिसर की दीवार का निर्माण, नंगल में पटवार सर्कल, वजीर सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी में एमए हिंदी और एमकॉम की कक्षाएं आरंभ करने व इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र में संपर्क मार्गों व अन्य कार्यों के निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में शहीद स्मारक के निर्माण, फतेहपुर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने, फतेहपुर में प्रेस क्लब के निर्माण के लिए 10,000 रुपए देने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रे को 24 घंटे सेवा उपलब्ध करवाने वाला स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोविड का बेहतरीन प्रबंधन करने वाले राज्यों में अग्रणी है। राज्य सरकार द्वारा इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना न केवल प्रधानमंत्री बल्कि अन्य प्रदेशों ने भी की है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों से प्रदेश व देश में कांग्रेस की सरकार रही और किसी महामारी के दौरान मरीजों के लिए प्रदेश में केवल 50 वेंटिलेटर उपलब्ध थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे को उठाया, जिस कारण पीएम केयर्स के अंतर्गत प्रदेश को तुरंत 500 वेंटिलेटर प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत में प्रदेश में केवल 1 ऑक्सीजन संयंत्र था, जबकि आज 10 कार्यशील ऑक्सीजन संयंत्र है, जबकि 28 और संयंत्र शीघ्र स्थापित कर दिए जाएंगे। कोरोना महामारी की लहर के दौरान राज्य सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे लगभग 2,50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित घर वापसी करवाई। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोरोना महामारी के दौरान भी देश का विकास निर्बाध जारी रहे। वहीं वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि यह फतेहपुर के लोगों के लिए उचित समय है कि वे प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं के सहयोग के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य का समग्र और समुचित विकास सुनिश्चित कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3.5 वर्ष से, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश में भी भाजपा की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। दोनों सरकारों के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विभिन्न विकास कार्य किए हैं और विकास कार्य के साथ साथ में जो योजनाएं शुरू की, उन योजना के माध्यम से गरीब लोगों तक उसका लाभ मिले का प्रयत्न हुआ है, इसका प्रयास हुआ। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर के फिर से बहुत सारी योजना की शुरुआत करने का लक्ष्य था। यहाँ विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा था जो योजना
शिलान्यास किया और उसका हमने उद्घाटन कुल मिलाकर के 45 करोड़ 43 करोड़ रुपीज की जहां पर जो है उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज इस कार्यक्रम से पहले हमने यहां पर किए, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जो हमारे अधिकारी यहां पर मंच पर उपस्थित हैं, जिन योजना की हमने शुरुआत की है, जिनका शिलान्यास किया, सुनिश्चित करें कि एक साल के अंदर अंदर ये योजनाएं उद्घाटन के योग्य बन जाए, पूरी हो जाए, ताकि एक साल के बाद फिर आकर के आपके बीच में आकर के उनका उद्घाटन करके आपको उनको समर्पित कर सके, ऐसा मेरा आग्रह है। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि 2 अगस्त सत्र शुरू होने से एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र की कार्रवाई और संचालन के बारे में विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से सुझाव लेंगे। उन्होंने कहा कि सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोकोद्गार प्रस्ताव लाया जाएगा। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि विधानसभा का सत्र 2 अगस्त दोपहर 2 बजे शुरू होगा और इसी दिन सुबह भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मॉनसून सत्र की रणनीति तैयार की जाएगी। 1 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सत्र के कार्रवाई के बारे में, संचालन के बारे में माननीय अध्यक्ष जी जो हैं वो सबके सुझाव लेते हैं और उसमें सरकारी पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों जो हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो कल ये बैठक होगी। विधायक 2 अगस्त से शुरू हो रहा है। अमूमन हम उसके पहले दिन विधायक दल की बैठक करते हैं, लेकिन इस बार हमने 2 तारीख को ही बैठक रखी है, क्योंकि सत्र 2 बजे से शुरू होगा और इस बार दुर्भाग्यवश सदन में 2 बड़े बड़े नेता जो हैं वो नहीं रहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री रहे, अनेकों वर्षों तक विधायक रहे, सांसद रहे, श्री वीरभद्र सिंह जी का भी जो है निधन हो गया है इसी दौरान, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मुख्य सचेतक श्री नरेंद्र बरागटा जी का भी इसी दौरान निधन हुआ है। ये एक किस्म से जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में। 2 सिटिंग मेंबर्स, 2 दिग्गज नेताओं के निधन के कारण ऑबिचुअरीज देने का जो है वो समय रहेगा, तो इसलिए विधायक दल की बैठक उसी दिन रखी है, जिसमें आगामी सत्र पर जो है विचार करेंगे। हाँ, अभी संभावनाएं हैं कि कुछ विभाग जो हैं वो विधेयकों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो क्योंकि कोविड की स्थिति के कारण जो है वो पिछले समय काफ़ी चीज़ों में ऑफिस जो है वो खुले नहीं थे, इसलिए थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, तो अगले सत्र में आ जाएगी। लेकिन जो भी विधेयक तैयार होंगे, हम चाहेंगे कि वो इस बार के सत्र में आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार है और ओपन सरकार है, जिसमें कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है और हर चीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन में रहती है। इसलिए विधानसभा सत्र जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर जो है वो करते रहते हैं। इस बार भी हम सितंबर मास तक जो है सेशन कर सकते थे, लेकिन हमने जो है वो कोविड की स्थिति को देखते हुए 2 अगस्त से जो है वो सेशन रखा है और लंबा सेशन है मॉनसून का कंपैरेटिवली, वरना 6-7 दिन का होता था। हमने जो है 10 सीटिंग्स रखी हैं इसमें। तो अपोजिशन जो भी विषय लाना चाहेगा उस पर जो है वो सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और चर्चा के लिए जो भी विषय लाएगा उस चर्चा को जो है गंभीरता से जो है वो उसका उत्तर दिया जाएगा और पब्लिक जो भी चाहेगी, जिस विषय पर भी विधायक पब्लिक के इंटरेस्ट में जो है वो कोई
डिबेट्स, बहस, प्रश्न करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए, बहस के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार है और हम हर जो है वो जो जायज, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक बात होगी उसका जो है वो पूरी तरह से जो है वो जवाब देंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खालिस्तान संगठन की ओर से 15 अगस्त पर झंडा न फहराने की धमकी मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सोलन के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि इसकी कड़ी जांच हो और ऐसी धमकी देने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने प्रदेश में होने जा रहे 4 उपचुनावों पर कांग्रेस की ही जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री जी को किसी पत्र लिखकर धमकी दी, किसी मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात पे बात की, इसकी पूरी क्योंकि जितनी भी खुफिया एजेंसी उनकी मार्फत जो है इस बात का पता लगाना चाहिए इसके पीछे कौन है। हमारा ये भी मानना है कि इस तरह की धमकी का हिमाचल में कोई औचित्य नहीं बनता। ये धमकी अगर पंजाब के मुख्यमंत्री को दी गई होती तो हम मान सकते थे, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री को अगर ये धमकी आई तो इसके पीछे कौन सी नीति काम कर रही है, कौन सी रणनीति काम कर रही है, वो हमारी समस्या है। लेकिन धमकी होती है, अगर धमकी दी है तो निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए और जो व्यक्ति इसके पीछे उसको निश्चित तौर पे जो है उसको बेनकाब किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने समग्र शिक्षा विभाग के परियोजना निदेशक वीरेंद्र शर्मा को डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान के तहत 50 मोबाइल फोन भेंट किए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रदेश में कोई भी गरीब एवं जरूरतमंद छात्र कोविड-19 के इस कठिन दौर में शिक्षा से वंचित न रहे, उनको तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अपील की है कि हम सभी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए डिजिटल साथी अभियान के पुनीत कार्य में भाग लेकर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में अपना योगदान दें। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने समग्र शिक्षा और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में तैयार किए गए हिमतत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मनुष्य में शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और विद्यार्थियों को भी हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से योग और ध्यान सिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लगभग 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा विभाग के हर घर पाठशाला कार्यक्रम में योग और ध्यान संबंधित वीडियो डाले जाएंगे। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी में योग आशा की नई किरण बनकर उभरा है। योग लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा के डिजिटल साथी अभियान के लिए 50 मोबाइल फोन प्रदान किए। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा इस अभियान के लिए 21,000 मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कॉर्पोरेट घरानों और समृद्ध परिवारों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी आह्वान किया। बच्चों को पढ़ने के ऑनलाइन शिक्षा अच्छा है, हर घर पाठशाला अच्छा है, लेकिन क्या ऐसे भी तो समाज में लोग जो कई अभाव से ग्रस्त हैं, परिवार में 3-4 बच्चे हैं, मोबाइल फोन एक है और या मोबाइल नहीं है, मजदूरी करते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो हमने समाज से निवेदन किया और पिछले वर्ष भी किया। अनेक लोगों ने आके नए पुराने फोन गरीब बच्चों को देने का काम किया और जिसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और इस वर्ष हमने कहा ये एक इकट्ठा कोई कार्यक्रम तय किया जाए और अपने आप में हिमाचल प्रदेश ने इसमें लीड लिए। शायद भारत का पहला कार्यक्रम हमने ऐसा किया है जो समग्र शिक्षा के हमारे एसपीडी वीरेंद्र शर्मा जी ने तैयार किया है और जिसमें हमने कहा कि डिजिटल साथी बच्चों को सहारा फोन हमारा एक कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया और जिसमें हमने कहा कोई कॉर्पोरेट है, कोई व्यवसायी है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई किसान है, बागबान है, शिक्षक है, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति यदि वो बच्चों को जो ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मोबाइल खरीद नहीं सकते उसके लिए कुछ दान देना चाहते हैं तो मोबाइल डोनेट करें। तो लगभग 2000 मोबाइल हमारे पास एकत्रित हुए हैं और अभी इस योजना को हम आगे बढ़ा रहे कि नया पुराना क्या कर सकते हैं
और फिर किन बच्चों को मोबाइल देंगे उसका सूचना और उसको जो चिन्हित करने का काम उस विद्यालय के टीचर करेंगे, क्योंकि टीचर को यह वास्तव में मालूम है कि मेरे विद्यालय में, मेरी कक्षा में कौन गरीब बच्चा है जो आवश्यकता जिसको है। इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी को निवेदन करूंगा कि आज पूरे प्रदेश से यूट्यूब और जूम के माध्यम से अनेकों हमारे बहन भाई जुड़े, जो दे सकता है वो पुराना है, नया है, और उसमें हमने ऑप्शन दे कर रखी है। आप कह सकते हैं पोर्टल पर हमने इसको फोन करके हमने बुक करा दिया, लेकिन भाई मुझे देना है मेरे गांव के स्कूल के बच्चों को, तो वो कहीं भी दे सकते हैं। तो ये सब कार्यक्रम हमने किया, तो इसमें मेरा सभी से निवेदन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खालिस्तान संगठन की ओर से 15 अगस्त पर झंडा न फहराने की धमकी की पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 अगस्त को तिरंगा फहराने से मुख्यमंत्री को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ है। धूमल ने कहा कि केवल मात्र माहौल खराब करने के उद्देश्य से इस तरह की धमकियां मुख्यमंत्री को दी जा रही है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। कुछ देश विरोधी शक्तियों के द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को जो धमकी दी गई है कि उनके द्वारा 15 अगस्त को तिरंगा लहराने नहीं देंगे, हम इस धमकी की निंदा करते हैं। ऐसी धमकियां अक्सर देते रहते हैं। तिरंगा लहराने से कि हमारे मुख्यमंत्री को रोक नहीं सकता, सारा प्रदेश उनके साथ खड़ा है और तिरंगा का महत्व तो सारा देश जानता है, दुनिया जानती है। कश्मीर की भी एक नेता ने कहा था कि अगर 370 हटाएंगे तो तिरंगा उठाने वाला कोई कश्मीर घाटी में नहीं मिलेगा। 26 जनवरी को सारे कश्मीर में हर पंचायत में तिरंगा फहराया गया, अब 15 अगस्त को फहराया जाएगा। ऐसी धमकियों से केवल माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और तिरंगा अपनी शान के साथ लहराता रहेगा। मुख्यमंत्री अपना कार्य पूरा करेंगे, तिरंगा लहराएंगे और सलामी लेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने वीसी ऑफिस पहुंचकर अंदर घुसने का प्रयास किया। पुलिस और क्यूआरटी फोर्स के जवानों ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इस बीच जवानों और कार्यकर्ताओं के बीच करीब 10 मिनट तक जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद कार्यकर्ता वीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए और सभा को संबोधित किया। बता दें, प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता एचपीयू पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वीसी का घेराव करने के लिए पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस क्यूआरटी फोर्स में जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्र वीसी ऑफिस के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस और क्यूआरटी फोर्स उन्हें रोक रही थी। करीब आधे घंटे तक वीसी ऑफिस के बाहर खासा बवाल मचा रहा। इसके बाद कार्यकर्ता वीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। बता दें, प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता एचपीयू में पहुंचे थे। प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों के भगवाकरण के खिलाफ और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने व विश्वविद्यालय एवं कॉलेज छात्रों की विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए एनएसयूआई के छात्र क्रमिक अनशन पर थे। बता दें, उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे वीसी का घेराव करने उनके ऑफिस पहुंच गए। एचपीयू प्रशासन की ओर से वहां पर भारी संख्या में पुलिस और क्यूआरटी फोर्स को तैनात किया गया था। वहीं जब छात्र वीसी ऑफिस के अंदर जाने लगे तो पुलिस और क्यूआरटी फोर्स ने उन्हें रोका। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच खूब धक्का मुक्की हुई और इसके बाद छात्र वहीं पर धरने पर बैठ गए। छात्र नेताओं ने छात्रों को संबोधित किया और एचपीयू के वीसी पर मनमानी करने के आरोप लगाए। एनएसयूआई का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने पहले ही एक अयोग्य व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया है और अब सेवा विस्तार दे दिया गया है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि एचपीयू प्रशासन अब तक 2015 के छात्रों के लिए असेसमेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोगों की बैकडोर एंट्री भी वीसी द्वारा करवाई जा रही है। जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। एचपीयू प्रशासन द्वारा छात्रों के पेपर भी आउटसोर्स पर चेक किए जा रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्रों के मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं है, इसलिए मजबूरन उन्हें यूनिवर्सिटी का घेराव करना पड़ा। हम शांतिप्रिय छात्र संगठन है। एनएसयूआई हमेशा गांधीवादी विचारधारा के ऊपर चलने वाला छात्र संगठन। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के अहिंसावादी रास्ते पर चलने वाले छात्र संगठन। जब एनएसयूआई द्वारा 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल की गई, मेमोरेंडम दिए गए, अल्टीमेटम दिया गया, हमारी मांगों को मान लिया जाना चाहिए, पर लेकिन
ये कुलपति के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। एनएचओई ने जब पूरे हिमाचल प्रदेश के छात्र साथियों को यहाँ पे लामबंद करा, कोविड के नियमों का पालन करते हुए, अन्यथा यहाँ पे हजारों का जनसैलाब होता, आप अभी भी देख रहे हैं, कम से कम 500 से 600 छात्र एनएचओई के साथ खड़ा है अभी भी। लेकिन जब एनएचओई यहाँ पर अपने शांतिपूर्ण तरीके से इस भ्रष्ट कुलपति का घेराव करने जा रही थी, तभी पुलिस और क्यूआरटी के जवानों ने जबरन हमारे साथ धक्का मुक्की करी और हमारे को अपनी टांगों से चोट पहुंचाने की कोशिश करी। सर, पहले तो सबसे पहले हमारी जो डिमांड है वो भ्रष्ट कुलपति को जो सेवा विस्तार दिया गया, जो अयोग्य है, विश्वविद्यालय में आरएसएस के निक्करधारी लोगों को भर्ती कर रहा है, बैकडोर एंट्री दे रहा है। कई जगह ऐसी है हिमाचल विश्वविद्यालय में जहां पे काम लगा हुआ, उद्घाटन पहले ही हो चुका है। यूनिवर्सिटी में दंगे की खस्ता हालत है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन मूर्तियों पर खर्च कर रहा है। इसके अलावा जो मुख्यतः छात्रों की जो मांगे हैं, छात्रों की मांगों को लेकर आए हैं। 2015 के जो छात्र हैं उनका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, रीअसेसमेंट का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, और ईआरपी सिस्टम जो है, ईआरपी सिस्टम की जो धजिया उधेड़ दी है। कई जो बच्चे आज रिजल्ट अपना पता करते हैं, आज पास होते हैं, अगले दिन फिर से ओपन करते हैं तो फिर से फेल हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो विश्वविद्यालय पेपर को भी आउटसोर्स कर देता है, पेपर चेकिंग को, तो क्या कार्य प्रणाली है जहाँ पे एक अयोग्य कुलपति जिस विद्यालय पे बैठेगा उस विद्यालय का बुरा हाल होगा। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का लगातार स्तर गिरता जा रहा है। इसका कारण यही है कि हम अयोग्य लोगों को विश्वविद्यालय में जगह दे रहे हैं। ये तो एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। हमने पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल की थी। यहाँ पे विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है, बालूगंज से भी पुलिस मंगा रहे, सब जगह से पुलिस मंगा रहे, सिर्फ इसलिए कि ये भूख हड़ताल न कर पाए। ऐसा नहीं है। एनएसयूआई हमेशा छात्रों के हित की मांगों के लिए लड़ती रही है, चाहे वो प्रमोट स्टूडेंट हो, चाहे वैक्सीनेशन हो। अगर ये वीसी महोदय को सेवा विस्तार वापस नहीं किया गया, सेवा विस्तार दिया गया, तो एनएसयूआई इससे भी उग्र आंदोलन करेगी। राजधानी शिमला में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज बारिश के चलते शिमला के रुल्दू भट्टा में एक ढारा ढह गया। इस घटना में 9 वर्षीय बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है। एहतियातन आसपास के ढारों को भी खाली करवा दिया गया है। बता दें, ये घटना सुबह 6 बजे की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हादसे के 3 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि स्थानीय पार्षद संजीव ठाकुर मौके पर पहुंचे और पार्षद ने प्रशासन को मामले की सूचना दी। राजधानी शिमला में हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। बीती रात से हो रही तेज बारिश से शिमला के रुल्दू भट्टा में एक ढारा ढह गया, जिस कारण 9 वर्षीय बच्ची उसकी चपेट में आ गई और उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया। इसके साथ ही ढारे को भी खाली करवा दिया गया है। बता दें, ये घटना सुबह 6 बजे की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हादसे के 3 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि हादसे की सूचना के बाद स्थानीय पार्षद संजीव ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन को इसकी सूचना दी। 6 साढ़े 6 बजे के बीच में हुआ है। अगर ये रात को होता तो और ज़्यादा नुकसान होने की पूरी संभावना थी, लेकिन ये सुबह हुआ है। तो एक ही व्यक्ति उसमें उन वॉशरूम में था और थोड़ा सा ही खिसकाई है। अगर ये और पीछे को खिसकता है तो पूरे के पूरा मेरे को लगता है 3 या 4 जो घर थे वो इकट्ठे ही आने थे बाहर को, लेकिन वो सब लोग जो है इकट्ठे हो गए, उसमें बचाव हो गया। तो अब देखना ये है कि उसको कितनी चोटें लगी है। बच्ची को एक चोट लगी है, कैजुअलिटी तो हुई है, लेकिन नुकसान भी इनका काफ़ी हुआ है। देखते हैं, पटवारी वगैरह सब आया, प्रशासन सब आया है, तो देखते हैं जो हेल्प हो सकती है इनकी वो करेंगे। ऐसा तो बना रहेगा। जो सीवरेज लाइन है इनके अंदर जो है अभी सीवरेज लाइन नहीं थी, तो अभी सीवरेज लाइन जो है नई बिछ रही है, तो जो उसकी भी जो ओपन थी सारी लाइन वो सबका जो नाले में ही पड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे पूरा सिस्टम ये ठीक आएगा तो उसके बाद ही समझ पाएगा कि ये चीजें ना हो। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि ढारे के ढहने से एक 9 वर्षीय बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल भेजा गया है। सर, ये सुबह 6:30 बजे की घटना है। इसका मेन कारण ये है कि सर इस नाले में पानी बहुत चलता है, नाला बना नहीं है, बहुत साल से इसकी रिपोर्ट हो रही है और ये मेन सीवर लाइन की बिछाई गई थी, जो अच्छे से खुदाई भी नहीं की गई थी। पर फिर भी हमने उनको बोला था कि टच मत करो, उन्होंने डंगे के साथ टच करी थी और उस वजह से वो डंगा खाली हुआ और डंगा गया। 9 साल की बच्ची इसमें चपेट में आई है, जो इसके काफी सारी चोटें लग चुकी है और गंभीर में। बच्ची टॉयलेट में वॉशरूम में बैठी हुई थी सुबह और वो एक साथ ही बस सारे के सारा स्लाइड हुआ, उसमें ही उसके चपेट में आ गई। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें धर्मशाला से कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजन करने के लिए ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और सभी सामाजिक संस्थाओं का श्रद्धांजलि देने के लिए उनका धन्यवाद किया।
राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह भी जुड़े। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह किसी एक संस्था, एक वर्ग या एक क्षेत्र के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वीरभद्र सिंह ने हमेशा जनता के हितों के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वे भी वीरभद्र सिंह के पद चिन्हों पर चलेंगे और उनकी सोच को आगे ले जाने का काम करेंगे। इस अवसर पर सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के किए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला और वीरभद्र सिंह के पद चिन्हों पर चलने की प्रतिज्ञा ली। ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने कहा कि दिवंगत वीरभद्र सिंह की सोच को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। पठानिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन दिलों और दिमाग में हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह पूरे प्रदेश को साथ लेकर चलते थे, प्रदेश की जनता के दिलों में राज करते थे। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिला कांगड़ा के धर्मशाला में जगह चयनित करके वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाए और गगल एयरपोर्ट का नाम राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर रखा जाए। श्रद्धेय राजा वीरभद्र सिंह जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो पूर्व छात्र संघ धर्मशाला की तरफ से रखा गया था और आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी सामाजिक संगठन, क्योंकि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था और पूर्व छात्र संघ पे माननीय श्रद्धेय राजा वीरभद्र सिंह का जिला कांगड़ा के ऊपर और प्रदेश के ऊपर जो आशीर्वाद रहा, वो श्रद्धांजलि आज जिला कांगड़ा के जिला स्तरीय दी गई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वरिष्ठ पत्रकार भी इसमें आए, सोनी जी और सभी पत्रकार लोग यहाँ शामिल हुए। राजपूत सभा, ब्राह्मण सभा, RSS, पतंजलि योगपीठ, इंडो तिब्बती मैत्री संघ, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, धन्यवाद करना चाहूँगा हिज होलीनेस का और हमारे सांसद किशन कपूर जी का और विभिन्न सामाजिक संगठन, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, NECI युवा कांग्रेस हो और प्राध्यापक गणों ने आज श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम क्योंकि पीछे जब माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच नहीं रहे थे, सभी सामाजिक संगठन बार बार कह रहे थे कि जिला कांगड़ा कि चाहे वो दूसरी विधानसभा है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी का, जो कि विधायक हैं, उनके सपुत्र हैं। उन्होंने भी समस्त सामाजिक संगठनों का धन्यवाद किया और आज हमने ये प्रण लिया है कि हम राजा वीरभद्र सिंह के बताए हुए सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो कुल मिलाकर सभी का सारांश था कि राजा वीरभद्र सिंह जो कहते थे भावनात्मक एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन इज माय मिशन, वो उनकी सोच थी और वो पूरे हिमाचल का सर्वत्र विकास हजारों बार आपने उनके भाषण में सुना होगा। उस प्रण को लेकर आज ओल्ड एसोसिएशन ने यहाँ आज ये निर्णय लिया कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे और दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव OSA ने आज पारित किए। एक तो कंडोलेंस मैसेज जो है वो तमाम संगठनों की तरफ से उस परिवार को, रानी प्रतिभा सिंह जी को और टिक्का साहब को जाएगा। दूसरा प्रस्ताव ये था कि कांगड़ा आज जो दिख रहा आधुनिक कांगड़ा है कि कांगड़ा के एयरपोर्ट का नाम जो है राजा वीरभद्र सिंह एयरपोर्ट रखा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव धन्यवाद किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला का, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, कि कल ही इन्होंने निर्णय लिया है कि रिज पे राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी। जिला कांगड़ा के लोगों की, सभी सामाजिक संगठनों की यहाँ ये पास न केवल OSA का रेजोल्यूशन तो मूव किया OSA ने, सभी सामाजिक संगठनों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उसको प्रस्ताव को पारित किया है कि एक प्रतिमा जो है वो राजा वीरभद्र सिंह की धर्मशाला के अंदर स्थापित की जाए। ये OSA का रेजोल्यूशन था। दिवंगत वीरभद्र सिंह के पंचतत्व में विलीन होने के बाद अर्की विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित उपचुनाव में डॉक्टर मस्तराम शर्मा ने भी अपनी दावेदारी जताई है। वर्तमान में राजीव गांधी ब्रिगेड राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सचिव डॉक्टर मस्तराम ने धरती पुत्र का नारा देकर पार्टी हाईकमान से अर्की विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए मौका देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई चुनाव में पार्टी टिकट की मांग करते आए हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान द्वारा पार्टी के ही अन्य प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने पर भी उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी मेहनत की। उन्होंने दावा किया कि अगर पार्टी उन्हें उपचुनाव में प्रत्याशी उतारती है तो वे इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालेंगे। अर्की में इतने लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, और वहाँ की जो अपार जनता है वो चाहती है कि हमारा जो स्थानीय कोई विधायक हो, धरती पुत्र हो, उसको ही टिकट दिया जाए। तो उसके लिए मेरा कहने का अभिप्राय है कि मुझे भी इसके लिए पात्र समझा जाए और जो हाईकमान जो भी निर्णय लेगी मैं उस पर जो है पूरा, जैसे भी हाईकमान कहती है उसके पर चलने के लिए पूरा प्रयासरत रहूँगा और जो भी जिसको भी टिकट मिल जाएगा उसके लिए साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि 2012 में भी जब
हमारे संजय अवस्थी के लिए टिकट मिल गया था। तो एक मैं ही ऐसा व्यक्ति था जो कंधे से कंधे मिलाकर जो है हमने जो है डोर टू डोर जाकर जो है लोगों को लिए प्रेरित किया, और प्रेरित करने के उपरांत जो है हमने लगभग 16,000 वोटों को उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए दिलाई थी। परंतु हम दुर्भाग्य हमारा ये रहा है कि हम लगभग कोई 2,000 वोटों से हार गए थे। परंतु अब क्योंकि इन लोगों को तो पहले मिल चुका हुआ है टिकट, तो मैं चाहता हूं कि इस समय जो मुझे हाईकमान जो है इस पद के लिए, इस अर्की क्षेत्र का जो विधायक बनना है, अचानक जो पद खाली हुआ है, इसके लिए मुझे चयनित किया जाता, तो मैं आपकी विश्वास दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए कि मैं उस सीट को अवश्य में जिता के जो है कांग्रेस की झोली में डालूंगा। शिमला के बचत भवन में जिला परिषद की बैठक आयोजित हुई। जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 53 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 31 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। शेष 22 प्रस्तावों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्यवाही करने के लिए आदेश दिए गए। बैठक के दौरान अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी ने शिविरों के माध्यम से युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से निकालने और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। शिमला के बचत भवन में आयोजित जिला परिषद की बैठक में अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी ने जिला परिषद वार्डों में लंबित पड़े कार्यों को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला परिषद के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में सदन में विस्तृत चर्चा की और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। जिला परिषद सदस्यों ने प्राकृतिक आपदा से सेब की फसल और बगीचों को हुए नुकसान का राजस्व एवं बागवानी विभाग द्वारा आंकलन कर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उचित मुआवजा प्रदान करने का आग्रह किया। इस दौरान समस्त जिला परिषद सदस्यों ने जिला शिमला में बागवानी क्षेत्रों के सभी संपर्क मार्गों को दुरुस्त करने का आग्रह किया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादों को समय पर मंडियों में पहुंचाया जा सके। जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे जिला शिमला में सभी संपर्क मार्गों को तय समय में पूरा करें, जिससे क्षेत्र के बागवान अपने उत्पाद को मंडी में समय पर पहुँचा सके। जो हमारे जितने भी माननीय सदस्यों के जो भी क्वेश्चंस थे, हमने सारे सॉल्व करने का प्रयत्न किया। जो गवर्नमेंट लेवल के थे वो गवर्नमेंट को लिखित रूप में हमने अंडरटेक किया। बैठक से पूर्व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने राज्य स्तरीय जमा 2 काउंसिल एनएसएस परामर्श समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान एनएसएस ने काफी सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सभी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है और ऑनलाइन मोड पर गतिविधियां जारी रखी गई हैं। निदेशक ने कहा कि इस बैठक में प्रदेश भर में वर्ष भर चलने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एनएसएस इसमें कितनी जो कॉम्पिटेंट, कितना एक इसमें अपने आप को मैं समझता हूँ कि एलिजिबल करती है इस तरह की सिचुएशन में, वो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे ऊपर है। सबसे बड़ी जो थॉट प्रोसेस में वो बात अब हमारे बीच में वो होनी चाहिए। किसी को पूरी दुनिया में पता नहीं था कि ये वायरस आएगा, किसी को पूरी दुनिया में, हमारे देश में और मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश में या कहीं भी किसी को ये पता नहीं था कि इतना इसका भयानक रूप होगा कि हर तरह का एक जीने का तरीका ही बदल जाएगा। अच्छे अच्छे लोग जो हमें छोड़ के चले गए, अच्छे अच्छे जिनकी कोई समझता नहीं था कि इतनी अच्छी सेहत है, किसी को कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ज़रा सी एक बार बीमार हुए बेचारे, वो आज दुनिया में नहीं है। तो इस वायरस का फिर बाद में पता चला कि वेरिएंट अलग अलग है, कोई डेडली वेरिएंट है, मोर डेडली वेरिएंट है और ज़्यादा ख़राब, फिर वेव आने लगी, कोई और वेव है। मतलब अभी तक मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ जहाँ भी मेरी बातचीत होती है। कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र धीमान ने लाहड़ू गांव में कृषि सेवा सहकारी सभा समिति के कार्यालय और डिपो भवन का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित कर दिया। इस अवसर पर विधायक रविंद्र धीमान ने यहां 1,25,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के 6 अतिरिक्त कमरे और शौचालय के आधारशिला भी रखी। इस दौरान धीमान ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश में जयराम सरकार के नेतृत्व में विकास का पहिया नहीं रुका है। आज यहाँ पर सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला और ये शुभ अवसर
इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक भवन बन रहा है लगभग 1,25,00,000 से, उसका शिलान्यास था। और मेरे बड़े भाई और यहाँ के बुजुर्ग जिन्होंने ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का भवन बनाया था, इसका भी इन्होंने चाहा था कि मैं यहाँ आकर इनके दर्शन भी करूँ और इसका विधिवत उद्घाटन भी करूँ। उस संदर्भ में यहाँ पर आया हूँ। एक संदेश अपनी ओर से मैं देना चाहता हूँ कि हम सब लोग एक वैश्विक महामारी के कारण अपने अपने घरों में कैद थे, लेकिन तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी देश का नेतृत्व इस आपदा काल में, जैसे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी ने किया है, तो विकास का पहिया जो लगता था कि इस आपदा के कारण रुक जाएगा, उसमें और भी गति देने का जो काम हमारे नेतृत्व ने किया है, आपकी ओर से मैं अपने नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और अपनी विधानसभा के समस्त वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मेरी विधानसभा एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित होगी। केंद्र सरकार के अधीन महाराष्ट्र स्थित सेंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च स्टेशन ने धर्मशाला की मांझी, मनुनी एवं चरान व अन्य खड्डों के चैनलाइजेशन की डीपीआर को मंजूरी दे दी होती तो आज यह तबाही नहीं होती। यह बात पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के अंतर्गत मांझी खड्ड में आए भारी एवं तेज जल प्रवाह से पूरी तबाही को समय रहते रोका जा सकता था। मांझी खड्ड की चपेट में आने से दर्जनों परिवार प्रभावित हुए हैं। साथ ही पुलों, पेयजल परियोजनाओं सहित करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस डीपीआर को रिवाइज करके एक बार फिर मंजूरी के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। धर्मशाला में हाल ही की बरसात में हुए नुकसान से और वहाँ की जो खड्डे हैं मांझी, मनुनी और चरान, उनमें कैचमेंट एरिया की तरह पानी जिस तरह से पहाड़ों में आता है, उससे जो नुकसान हुआ है उसके चलते सरकार की लापरवाही जो है उसका पता चलता है। क्योंकि 2016 में पूर्व में जब हमारी सरकार थी तो इन तीनों खड्डों की चैनलाइजेशन करवाने के लिए एक विस्तृत डीपीआर जो है वो केंद्र को भेजी गई थी, जिससे कि वहाँ से धनराशि आती तो आज तक ये चैनलाइजेशन का जो कार्य था वो पूरा हो गया होता और भारी नुकसान नहीं होता। अभी भी वर्तमान सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि उस डीपीआर को रिवाइज करके दोबारा से इस कार्य को प्राथमिकता पर लिया जाए और ये जिस तरह का ढुलमुल रवैया रहा है इस कार्य के प्रति, उससे पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है विकास कार्यों को लेकर के और लोगों की जान माल की सुरक्षा को लेकर। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।